स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी करो पर। और आपके परिवार का एक सदस्य आपके सामने खड़ा हुआ है। मैं रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा, यानी कि मैं दिलीप शर्मा मेरा नाम है, आपको पता है, आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। चलिए, उसने कहा देयर इज अ सर्टेन रिलेशन बिटवीन टू गिवन वर्ड्स। बट आज वो कह रहा है बेसिकली जो आपका टेस्ट हुआ है कल शनिवार को, जो वीकली टेस्ट होता है उसका सॉल्यूशन है। जो कि तैयारी करोगे क्या है, एक मेन फंडा है कि आपको हर वीक में एक टेस्ट दिया जाए जहाँ पर आपको बिल्कुल सीजीएल लेवल के क्वेश्चंस दिए जाएं, उसी बेस पर किया जाए। तो 25 क्वेश्चन किए जाते हैं बेटा। तो पहले 25 जो क्वेश्चन है उनका नंबर है पहले रीजनिंग का, उसके बाद कोई सब्जेक्ट आएगी। क्यों? क्योंकि रीजनिंग सबसे पहले है और आपको पता है कि स्मार्ट स्टार सबसे पहले बनाते हैं। समझ गए? तो रीजनिंग का नंबर सबसे पहले। There is a certain relation between two given words. Find out the best alternative which shares a similar relationship. बेटा देखो, कैटाजलिज्म का फ्लड है तो एनिमिलेशन का है बेटा फायर से। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा तीन पाँच था नहीं, ये क्या हो जाएगा, फायर हो जाएगा। इसमें दिक्कत कोई थी नहीं आपको, ठीक है। जहाँ आपको दिक्कत हो सकती है मैं बताता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ आपको दिक्कत हो सकती है बेटा, यहाँ कुछ नहीं है। देखो पहले किया है 15 गुणा 11 तो आ गया है 165। फिर क्या है 15 गुणा 13 बेटा तो आ गया है 195। फिर क्या बेटा 15 गुणा 17 तो आ गया है बेटा क्या 255। बेटा देखो ये क्या किया है 15 में गुणा कर रहे हैं प्राइम नंबर्स का, 11 13 17। तो अब 15 गुणा करेंगे 19 पंजे 95, 19 से कम 19, 19 और 9 19 और 9 कितना 285, यानी 285, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा बेटा 15 गुणा 11 13 17 19। आगे देख लीजिए, आगे भी आपका क्या हो जाएगा 19 और 23 हो जाएगा, फिर 27 हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द लिस्ट बिलो। इनमें से कौन सा आइडेंटिफाई करना है? देखो मिनट यूनिट है टाइम का बेटा, लीटर यूनिट है वॉल्यूम का, मिलीमीटर यूनिट है लेंथ का, लेकिन बैरोमीटर इज नॉट यूनिट ऑफ प्रेशर। समझ गए? प्रेशर का बैरोमीटर यूनिट नहीं होता है। चलिए आगे देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, जो कि बच्चों की खास फरमाइश पर रखा गया है, ठीक है बेटा। क्या है कि एफ ए प्लस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी। जो भी उसने कहा ठीक है कह दिया। पूछा क्या है कि सी का एम से क्या रिश्ता है, सी का एम से रिश्ता पूछा है बेटा। सॉरी, सी इज द सन ऑफ एम, सी इज द सन ऑफ एम, सी को एम का सन होना है भाई। एम माइनस एन का अर्थ क्या है बेटा, एम इज द सिस्टर ऑफ एन, ठीक है। आगे उसने कहा कि एन क्रॉस सी, एन क्रॉस सी का मतलब क्या है भाई, कहाँ है एन, एन क्रॉस सी, एन इज द फादर ऑफ सी, एन इज द फादर ऑफ सी। क्या इसमें सी एम का सन हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, ठीक है। चलिए एफ सी से एन ही, सी से एम चेक करना है। सी प्लस एन, प्लस का अर्थ है ब्रदर, सी ब्रदर है किसका बेटा, एन का। क्रॉस का अर्थ है बेटा क्या, कि एन इज द फादर ऑफ, इसमें भी नहीं होगा भाई। इससे देखें एन प्लस एम, यानी कि एन इज द, प्लस का मतलब एन इज द ब्रदर ऑफ एम। एम माइनस एफ का अर्थ क्या है बेटा, एम इज द सिस्टर ऑफ एफ। बेटा बिल्कुल आराम से आपको पेपर कराया जाएगा, क्योंकि पिछली बार आपने ये कहा था कि सर आप थोड़ा पेपर जल्दबाजी में करा दिए थे, ठीक है। इस बार पेपर आराम से होगा। आवाज आ रही है ना भाई आपको क्लियर मेरी? ठीक है। एफ क्रॉस सी, एफ क्रॉस सी का मतलब क्या है बेटा, एफ इज द फादर ऑफ सी, एफ इज द फादर ऑफ सी। बेटा इसका भी नहीं होगा, एक बार डी कोड चेक कर लें। तो एम क्रॉस एन, यानी एम इज द फादर ऑफ एन। एन माइनस सी का मतलब क्या है बेटा, एन इज द सिस्टर ऑफ सी। तो ये बेटा एन सिस्टर सी की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फाइंड आउट द ऑड नंबर। इसमें ऑड नंबर को फाइंड करना है भाई। ऑड नंबर कौन सा है भाई, जरा बताएं मुझे, ऑड नंबर कौन सा है? 442 459 426 391। क्या लग रहा है इसमें ऑड नंबर, बताइए जरा। 391 442 459, जल्दी बताएं बेटा ऑड नंबर क्या है इसमें, जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए भाई, जल्दी बेटा जल्दी बताएं। देखो जैसे मुझे लग रहा है कि 70 से डिविजिबल है, ये भी 17 से डिविजिबल है, ये भी 17 से डिविजिबल है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इज नॉट डिविजिबल ऑफ 17। अरे ऑप्शन नंबर डी इज नॉट डिविजिबल ऑफ 17। करिए भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है इन अ ग्रुप ऑफ डॉग्स एंड पीकॉक द नंबर ऑफ लेग्स इज 14 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स, द नंबर ऑफ डॉग इज। अरे मेरे बच्चे कुछ नहीं था इसमें भाई। डॉग की संग, डॉग में क्या होता है 4 टांग होती हैं और पीकॉक में 2 टांगें होती हैं। समझ गए? 14 ज़्यादा है उससे, यानी कि इसका मतलब क्या है, यदि मैं डॉग को x मान लूँ तो 4x प्लस 2y, ठीक है, बराबर 2x प्लस वाई दोगुना है किससे बेटा, माइनस, सॉरी बराबर नहीं, माइनस बराबर बेटा 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर 14 हो जाएगा, यानी 4x माइनस 2x, 2x प्लस वाई बराबर 14 बेटा।
पूछा क्या है, एक्स पूछा है, एक्स बराबर हो जाएगा बेटा 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट क्वेश्चन। बेटा आपको केवल आपको मिसलेनियस में क्वेश्चन कराए गए हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको होनी ही नहीं चाहिए। क्या हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार है क्या कि इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय अ गर्ल सेड, एक बॉय को इंट्रोड्यूस करते हुए गर्ल ने कहा, किसने कहा, गर्ल ने कहा बेटा बॉय को इंट्रोड्यूस करते हुए क्या कहा, ही इज़ द सन ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, कि इसके अंकल के फादर यानी कि इसके दादाजी की डॉटर यानी कि इसकी जो है इसकी हो जाएगी कौन, इसकी बुआ की डॉटर का सन है। कौन सन है बेटा, ये सन है बॉय। तो बताइए ब्रदर का गर्ल से क्या रिश्ता है, ब्रदर का गर्ल से क्या रिश्ता है बेटा, ब्रदर है। बॉय का क्या हो जाएगा, बॉय गर्ल से किस प्रकार, ब्रदर बेटा। सेलेक्ट द पेयर विच आर सिमिलरली रिलेटेड टू द गिवन पेयर। नाइफ बेटा देखो चाकू का काम है काटना, इसी प्रकार से स्पून से क्या करते हैं, स्पून से आप खाते हो, और किसी में भी कोई नहीं है। नाइफ यानी कि चाकू का काम है काटना, तो स्पून से आप क्या करते हो, खाते हो। देखो बेटा उसने आगे क्या क्या, आगे उसने कहा है, ये किसका क्वेश्चन है, बॉड मास का क्वेश्चन है। उसने इंटरचेंज किया है साइन को और पूछा है इसका मतलब क्या आएगा। देखो बेटा 133 माइनस का मतलब क्या बेटा, माइनस का मतलब है प्लस, 133 प्लस 20, डिवाइड का मतलब क्या है, क्रॉस यानी कि 24। चलिए क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब है डिवाइड यानी कि 2, और प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है माइनस, तो माइनस के 14। बेटा देखो 12, ये हो जाएगा 12 माइनस के 14, बेटा गुणा हो जाएगा 20 प्लस 133, तो 20 20 12 12 दूनी 24 यानी 240 प्लस के 133 माइनस के 14 बेटा 240 यानी कि 3 7 3 माइनस के 14 बेटा, तो 3 5 9, 3 5 9, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अरे बोलो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यही है बेटा आपका बॉड मास। इफ 2 इक्वल 2 को 3 लिखा है, 5 को 7 लिखा है, 11 को 13, यानी कि उसने क्या किया बेटा, देखो उसने अगले प्राइम नंबर्स को लिख दिया है कि 2 से अगला 3 आता है, 5 से अगला 7 आता है, 7 से अगला 11 से अगला 13 आता है, तो 29 से अगला प्राइम नंबर क्या आएगा बेटा, 31 आएगा। क्या आएगा बेटा, 31 आएगा, क्योंकि उसने क्या किया है, अगले प्राइम नंबर्स को लिख दिया है। समझ गए। आगे देखें भाई, उसने कहा कि जिस प्रकार से पेयर में बुक और चैप्टर बेटा, बुक के अंदर चैप्टर होते हैं, उसी प्रकार से आप देखिए फैन के अंदर क्या होते हैं, ब्लेड होते हैं। फैन के अंदर ब्लेड होते हैं। फैन होता है पंखा वाला, उसमें क्या होते हैं, ब्लेड होते हैं। ब्लेड यानी कि जो आप कह सकते हैं क्या, जो क्या कहते हैं उनको, जैसे ये फैन में होता है ना, अरे पंख कह सकते हैं उनकी, जो घूमता है अंदर वही है, ठीक है, जो पंख होते हैं हिंदी में वो कह सकते हैं। देखो नाइट को लिखा है 53846, मोर को लिखा है 1972, देन हायर। तो एच को बेटा देखो ये क्या है, कॉमन पैटर्न कोडिंग है। एच को यहाँ से लिया 4 हो जाएगा, आई को लेंगे वहाँ से तो बेटा आई का हो जाएगा 3, आर को यहाँ से लेंगे बेटा 7, और बेटा ई को लेंगे तो 2, 4372, 4372, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फाइंड आउट द नेक्स्ट लेटर इन द फॉलोइंग सीरीज, इसमें नेक्स्ट लेटर क्या होगा भाई, 2 3 5 7, 2 3 5 5 7 12, डिफरेंस निकालो, डिफरेंस से आसानी से हो जाएगा बेटा, निकाले जरा इस चीज़ को, क्या हो सकता है इसमें नेक्स्ट लेटर। देखें भाई डिफरेंस हो रहा है क्या, 1 गुणा 2 प्लस 0, तो 2 आ रहा है बेटा, मैं एक बार देख लूँ यही आ रहा है क्या, 2 गुणा 2 प्लस 1, हाँ बेटा यही आ रहा है। यानी कि पहले 1 गुणा 2 किया प्लस 0 किया, 2 आ गया। यहाँ देखें 2 गुणा 2 प्लस 1 किया, 5 आ गया। तो अब करेंगे बेटा 2 यानी कि 3 गुणा 2, नहीं 3 गुणा 2 नहीं करेंगे भाई, अब करेंगे 3 गुणा 4, 4 नहीं 3, 1 गुणा 2, 2 गुणा 2, तो 3 गुणा 2 6 प्लस 1 7, ऐसे नहीं आ रहा भाई, 1 2 3 2 3 2 3 6 प्लस 1, नहीं कैसे हो रहा है फिर, 1 मिनट रुको बेटा, ऐसे नहीं हो रहा है, इसका डिफरेंस निकालने एक बार, ऐसे तो नहीं हो रहा है, 1 गुणा 2 प्लस, नहीं ऐसे नहीं हो रहा भाई, ऐसे आगे जाके दिक्कत आ रही है। हाँ बेटा ऐसे हो रहा है, देखिए कैसे हो रहा है, एक बार चेक करें कि उसने अपनी पिछली संख्या से ही गुणा 2 किया। देखो 1 गुणा 2 प्लस 0 2 हो गया, अब 2 गुणा 2 प्लस 1 5 हो गया बेटा, अब 5 का गुणा किया 2 से, 5 गुणा 2 10 प्लस 2 12, अब 12 का गुणा किया 2 से, 12 गुणा 2 प्लस 3 24, यहाँ पर बढ़ रहा है 0 1 2 3, तो अब करेगा 27 गुणा 2 54 प्लस 4 बेटा कितना 58, यानी कि उसमें डिफरेंस का नहीं बेटा, इसकी वैल्यू आ रही है और कितना है 58। उसने पिछली संख्या का जो संख्या है उसका गुणा 2 से किया है और एक नंबर बढ़ाते हुए उसमें प्लस कर दिया है। समझ गए। आइडेंटिफाई द वन फ्रॉम लिस्ट बिलो, कौन सा ऑर्ड है भाई इसमें, देखो सर्ब ट्री
हर्ब और सीड, इसमें बेटा सीड क्या है, सीड क्या है इसमें ऑड है, क्योंकि सर्ब ट्री और हर्ब क्या है, ये बड़े बड़े पेड़ है, सीड क्या है, एक बीज है। समझ गए। विच इज द नंबर सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट। अरे भाई देखो क्या होगा, सबसे छोटा क्या होता है भाई, सबसे छोटा मेरे हिसाब से होता है कॉटेज, तो 3 होना चाहिए सबसे पहले, 3 सभी ऑप्शन में 3 है क्या, 3 ऑप्शन में 3 है। कॉटेज के बाद होता है बेटा फ्लैट, 2, किसके ऑप्शन 2 है बेटा, ठीक है 2, अच्छा मैच कर रहे हैं। 3 2 बेटा 1 और 4, बंगलो और हाउस, बेटा हाउस होगा 4 हो जाएगा, यानी कि बी और सी में से कोई एक होगा, और 1 फिर बंगलो हो जाएगा। 6 और 5 बेटा पहले आता है क्या, मेंशन, और फिर आता है पहले, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ गए, इस प्रकार से इसका बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। उसने कहा है बताइए इसमें क्या होगा, देखो कुछ नहीं है बेटा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, बीच में क्या नंबर आएगा, पी क्यू आर एस टी, तो 64 टी क्या आ जाएगा बेटा, 64 और टी, तो क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फाइंड आउट रॉन्ग लेटर्स इन द रॉन्ग सीरीज, इसमें रॉन्ग लेटर क्या भाई, 7, 26, 64। अरे देखो बेटा, यदि मैं कर दूं क्या, 1 का क्यू माइनस के 1 तो 0 आ जाएगा, 2 का क्यू माइनस के 1 तो 7 आ जाएगा, 3 का क्यू माइनस के 1 तो 26 आ जाएगा, और 4 का क्यू माइनस के 1 63 आना चाहिए था, बट 63 नहीं आ रहा है, 64 आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा इसमें रॉन्ग टर्म हो जाएगी। हाँ कितना, 64, कौन सी 64। देखो बेटा मैंने 18 से 22 आपको दिया है, मैंने क्या, इनइक्वलिटी, बेटा एसएससी ने इसको अपने पैटर्न में ऐड कर दिया है, और जब ऐड कर दिया मेरे बच्चे, तो याद रखना कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको दिलीप सर ने करवाया नहीं होगा। समझ गए, हर क्वेश्चन यहीं से होकर जाएगा, ऐसा रीजनिंग का कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता जो आपको दिलीप सर नहीं करवाएं, इसलिए आपको ऐसा क्वेश्चन भी दिया गया है जो बच्चे एसएससी वाले बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता, जबकि एसएससी ने स्पेशल मेंशन किया है टॉपिक को अपने सिलेबस में, इनइक्वलिटी को। इनइक्वलिटी में मैंने किया बेटा कोडेड इनइक्वलिटी, बेटा सादा भी नहीं दिया है, पिछली बार आपको सादा दे दी थी एक बार, अब सादा नहीं, अब दिया कोडेड आपको, बेटा कुछ करना है तो अच्छा करते हैं। कोडेड इनइक्वलिटी को बेटा मैजिक बॉक्स बना के सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, मैजिक बॉक्स बना के सॉल्व करते हैं। मैजिक बॉक्स बना लेते हैं बेटा, पहले मैजिक बॉक्स में क्या होगा, इसमें साइन को रखेंगे। उसने कहा है पी एट द रेट ग्रेटर देन का मतलब है ये बेटा एट द रेट आएगा, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल, इक्वल नहीं है और बड़ा नहीं है, यानी कि छोटा है, कौन हैज़, चलिए बेटा इक्वल टू, बराबर इक्वल टू है, ये बराबर यहाँ जाएगा बेटा। परसेंट का मतलब है स्मॉलर देन क्यू, कि छोटा है क्यू से, ना तो बड़ा है ना बराबर है, या तो बड़ा है, अच्छा या तो बड़ा है या बराबर, ऐसे कहा था क्या, ठीक है रोके जनाब, या तो बड़ा है या बराबर है, हमने सुन ना, हमने नाइदर नॉट पढ़ लिया, या तो बड़ा है या बराबर है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है पी स्मॉलर देन, यानी कि परसेंट, ये हो गया बेटा। आगे क्वेश्चन का आइदर स्मॉलर और इक्वल, यानी कि डॉलर, ये हो गया। चलिए अब क्वेश्चन कह रहा है स्टेटमेंट कि एम एट द रेट एन, तो एम एट द रेट ओ, एम से ओ तक जाना है मेरे बच्चे, ऐसे जाना है, मतलब सिंपल पूछा है भाई। एट द रेट और डॉलर, एट द रेट डॉलर यानी कि नो रिलेशन होगा भाई, क्या होगा, नो रिलेशन, तो इसमें कोई भी वो नहीं आ सकता गलत। ओ से जेड जाना है, ओ से जेड, यानी कि ओ से जेड जब भी आऊँगा बेटा देखो, ओ से जेड यहाँ भी आ सकता हूँ और ओ से जेड ऐसे भी आ सकता हूँ, नहीं ऐसे ओ से जेड नहीं आ सकता, क्यों, एक्स है, एक्स से एन है, तो ओ से जेड एन से एम, ओ से जेड यहाँ देख लें एक बार, तो डॉलर आ रहा है, और डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा। हैज़ दे रखा है क्या, नहीं दे रखा भाई। एक बार मैं ओ से जेड यहाँ भी आने का प्रयास करूँ, तो ओ से एक्स, एक्स से एन, एन से एम, और एम से नहीं बेटा, तो दोनों ही गलत हैं। नन फॉलोज, क्या हो जाएगा बेटा, नाइदर वन नॉर टू, नाइदर वन नॉर टू। आगे पूछा ए बराबर बी, तो ए एट द रेट ओ, ए से ओ जाना है, बराबर और एट द रेट, बराबर एट द रेट बेटा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। बी एट द रेट एन, बी से एन जाना है, तो बी से एन जाने में बेटा एट द रेट और हैज़ आएगा, एट द रेट और हैज़, एट द रेट ये रहा बेटा, और हैज़ वो रहा, तो दोनों में एट द रेट आउटपुट होना चाहिए। एट द रेट आ रहा है बेटा, बिल्कुल आ रहा है, तो बोथ आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 फॉलो, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर देख लें भाई, दोबारा बना लेते हैं उसको यहाँ पर, बार बार तो पीछे क्या जाएंगे। क्या कह रहा है वो, एट द रेट हैज़ बराबर, एट द रेट हैज़ इक्वल परसेंट और डॉलर, यही कह रहा है ना, एक बार और चेक कर लें, क्रॉस चेक कर लें। ठीक है, पूछा क्या है उसने, एल एम एन ओ, एल से एन जाना है, एल से एन, वो कैसे जाएगा बेटा, एल से एन जाएगा वो यहाँ तक, तो हैज़ और हैज़, हैज़ और हैज़ दोनों आउटपुट, तो हैज़ जाना चाहिए, हैज़ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, गलत हो जाएगा भाई। एम से ओ जाना है, तो एम से ओ जाएगा, तो हैज़ और बराबर में बेटा हैज़ ही आएगा, बिल्कुल सही है, सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। स्टेटमेंट कह रहा है जेड डॉलर एक्स, एक्स परसेंट वाई, वाई एट द रेट डब्लू, तो जेड से एक्स जाना है भाई, हाँ सॉरी वाई से जेड जाना है, तो वाई से जेड बेटा वो ऐसे जाएगा, तो परसेंट और डॉलर, परसेंट कहाँ है, परसेंट ए रहा, डॉलर ए रहा, परसेंट आउटपुट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, सर रिवर्स आ रहा है एट द रेट, ठीक है रिवर्स एट द रेट हो जाएगा। डब्लू से उसको एक्स जाना है, डब्लू से एक्स बेटा वो ऐसे जाएगा,
बेटा देखो, यदि आपने टॉपिक पढ़ा है तो आप मेरे को समझ पा रहे होंगे, ठीक है, और नहीं पढ़ा है तो नहीं समझ पा रहे होंगे। क्यों मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ मैजिक बॉक्स में किस प्रकार से साइन को इंटरचेंज कर रहा हूँ मैं, क्यों रिवर्स जा रहा हूँ, क्यों। अब मैं आपको ये बताऊँगा तो टेस्ट का सोल्यूशन नहीं दे पाऊँगा, इसलिए टेस्ट में तो सिर्फ केवल ये कर सकते हैं, हम सोल्यूशन दे सकते हैं। आपको कंसेप्ट समझना है तो आपको क्लास लेनी पड़ेगी, समझ पा रहे हो। अब मैं आप सोचो कि मैं आपको यहाँ सोल्यूशन भी दे दूँ और कंसेप्ट भी सिखा दूँ कि किस प्रकार से रिवर्स होगा, कब फॉरवर्ड होगा, बेटा ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो यदि कोई ये सोच रहा हो कि सर इतनी जल्दी जल्दी करा रहे हैं, समझा नहीं रहे, तो बेटा टेस्ट में तो सॉल्यूशन दिया जाता है, आपको सॉल्यूशन में क्वेश्चन समझा सकते हैं, ये नहीं कि आपको हम पूरा कंसेप्ट समझाने बैठे हैं। समझ गए बेटा। चलिए, W से X जाना भाई, तो एट द रेट और परसेंट, एट द रेट और परसेंट भाई, एट द रेट तेरा परसेंट तेरा, बेटा नो रिलेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नो रिलेशन हो जाएगा। चलिए, स्टेटमेंट है T से V जाना है, T से V बराबर एट द रेट होना चाहिए भाई, एट द रेट है क्या बेटा, बिल्कुल है, यानी इसमें 1 फॉलो हो जाएगा भाई, कर लेना ओनली 1 फॉलो। और U से S जाना है भाई, U से क्या जाना है, U से S जाना है बराबर, और हैज़ बराबर, हैज़ में हैज़ का रिपीट किया जाएगा, डॉलर है क्या है, तो बोथ सेकंड 1 and 2 फॉलो, ठीक है भाई। आगे उसने कहा आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द लिस्ट बिलो। थाईलैंड इज द कैपिटल, थाईलैंड कैपिटल बैंकॉक है, श्रीलंका की कोलंबो है, चाइना की संगाई नहीं है भाई, चाइना की क्या है, बीजिंग कैपिटल है, बीजिंग, संगाई उसकी कैपिटल नहीं है। देखो भाई, देखो सीधी सी बात है क्या कि Z इसका अपोजिट है, ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, MNOP, एक तो P पीछे आएगा और 2 अपोजिट आएंगे, P पीछे आ रहा है और 2 अपोजिट कहाँ रहे हैं भाई, W और D दोनों अपोजिट हैं, तो D ऑप्शन इज करेक्ट। सेलेक्ट द पेयर इन विच नंबर सिमिलरली रिलेटेड टू द गिवन पेयर, तो बेटा मेल्ट का लिक्विड है, फ्रिज का क्या हो जाएगा, सॉलिड। बेटा ये आज का आपका टेस्ट सॉल्यूशन था, कोई भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं था जो आपसे ना बने। आपको कोडेड इनइक्वलिटी दी गई थी और बेटा आपको पढ़ाया गया इनइक्वलिटी। जो बच्चे भी हमारे बाहर से इस सॉल्यूशन को देख रहे हैं या हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब पर, बेटा वो याद रखें कि आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपको एसएससी में इनइक्वलिटीज़ ना पढ़ाए जाए, लेकिन इसको एसएससी ने अपने पैटर्न में ऐड किया है, सिलेबस में ऐड किया है, तो इनइक्वलिटीज़ को आपको पढ़ना है। समझ गए भाई। चलिए, आज का सॉल्यूशन आपका पूरा हो जाता है बेटा। अब आपकी बारी किसी सॉल्यूशन की आएगी, क्यों, क्योंकि पहला सॉल्यूशन तो रीजनिंग का ही होगा बेटा। समझ गए। स्मार्ट सर, स्मार्ट सॉल्यूशन स्मार्ट टाइम में, ये तो केवल रीजनिंग में ही पॉसिबल है, और कब, जब दिलीप सर करा रहे हो बस। ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। हेलो, तो उम्मीद करता हूँ आपने ये वाला टेस्ट भी दिया होगा और इसके क्या करेक्ट आंसर हैं, क्या सॉल्यूशन हैं, हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं एक बार। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन ये है, क्या बताया जा रहा है? बताया जा रहा है द एवेल्यूएट द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करना है। देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी था, मैंने बताया था जब भी एंगल्स का जोड़ 90 डिग्री आ रहा हो तो ऐसे केस में हम इंटरचेंज करते हैं बेटा। साइन का इंटरचेंज कॉस में होता है और कॉस का इंटरचेंज साइन में होता है। ठीक है, इंटरचेंज कैसे होता है? जैसे अगर क्वेश्चन में लिखा है साइन थीटा है, तो साइन थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा को अगर इंटरचेंज करोगे तो वो इंटरचेंज होगा साइन में, और थीटा की जगह लिखा जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, इस पे बेस पहला क्वेश्चन है। अब इसमें से किसी एक को इंटरचेंज कर लेते हैं। साइन को हम ऐसा ही रखते हैं, साइन स्क्वायर 63 प्लस, इस वाले साइन को इंटरचेंज कर रहा हूं मैं कॉस में। अगर साइन को इंटरचेंज करते हैं कॉस में, तो थीटा की जगह लिखा जाएगा 90 माइनस थीटा, मतलब ये एंगल 90 में से घटा दिया जाएगा तो 63 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, ऐसे ही इस वाले कॉस को बदल देता हूं मैं साइन में, तो थीटा की जगह लिख सकते हैं 90 में से घटा के, अगर 90 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। कोई भी एक इंटरचेंज करना होता है, दोनों नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, पहली आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 1/1, 1 पहले क्वेश्चन का सही आंसर होगा, सबसे आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखें, हमें ए रेशियो बी, देखो ये और ज्यादा आसान आ गया। ए रेशियो बी लिखा हुआ है 4/5, आगे लिखा है बी रेशियो सी, ये कितना है 3/10। ये दोनों बी की वैल्यू हैं तो दोनों को सेम करना होगा। अगर बी की वैल्यू को सेम करना है तो आप इस वाले में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले में 5 से, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, इधर 3 से हुआ तो इधर भी 3 से होगा, तो फाइनली ए का रेशियो आ जाएगा 12 है। हमें ए और सी का रेशियो चाहिए, तो ए का रेशियो कितना आएगा 12 है और सी का रेशियो कितना है 50। आप इनमें से 2 कट कर देंगे तो रेशियो आ जाएगा 6/25, 6/25, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है,
ये एवरेज से दिया है, कह रहा है वाइल फाइंडिंग द एवरेज, अगर हम एवरेज निकाल रहे हो तो बता रहा है विकास मार्क्स वर रॉन्गली एंटर्ड, एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स हमने गलत काउंट कर लिए, ठीक है, एज 98, हमने 98 काउंट कर लिया इन प्लेस ऑफ 89, उसके जो सही मार्क्स थे वो कितना था, 89 था, 89 की जगह हमने कितना काउंट कर लिया जी, 98, तो हमने मार्क्स को बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया सर, 9 बढ़ा रखा है, ठीक है, कह रहा है ड्यू टू दिस एरर इन द एवरेज मार्क्स वॉज इतना, कह रहा है जो एवरेज है, समझो अगर आपने स्कोर बढ़ाया तो एवरेज भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा, तो कह रहा है देन एक्चुअल एवरेज, कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब समझें अगर हम एवरेज का फॉर्मूला लगाएं तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं सम अपॉन नंबर, ये एवरेज का फॉर्मूला है, लेकिन अगर आप एवरेज में डिफरेंस में निकालोगे तो इसका मतलब सम में डिफरेंस लेना पड़ेगा, तो एवरेज में डिफरेंस कितना, ये क्वेश्चन बताया है 0.25 का, सम में डिफरेंस कितने का है, सम में 9 का डिफरेंस है, नंबर ऑफ स्टूडेंट n पूछा गया है, अगर आप n की वैल्यू निकालेंगे तो n कितना आएगा 9 अपॉन 0.25, ये नीचे आएगा, इसकी वैल्यू होती है बेटा 1/4 फ्रैक्शन में, तो बाई 4 ऊपर चला जाएगा, तो n बराबर क्या आ जाएगा 36, 36 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन दिया है ये किससे दिया है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है ए सर्टेन सम ऑफ मनी गिवन एट द रेट फॉर 3 ईयर, कह रहा है एक रेट से 3 साल के लिए दिया गया है, हैड इट बीन गिवन एट 5% हायर रेट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दें हम हाई कर दें, तो कह रहा है देन इट विल फैच 900 रुपए मोर, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाओगे तो इसका मतलब आपको ब्याज ज्यादा मिलेगा, ठीक है, अगर आप समझो 5% रेट आपने बढ़ाया तो एक साल में 5% बढ़ा तो 3 सालों में कितना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलेगा, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना होगा जी सर, एक साल में 5% तो 3 साल में 15% इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलेगा, और इंटरेस्ट किस में मिलता है, प्रिंसिपल पे, इतना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा होगा, और जितना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा होगा उतना ही आपको वैल्यू ज्यादा मिलेगी, उतना ही आपको पैसा ज्यादा मिलेगा, और जो ज्यादा पैसा मिला वो कितना है 600 है, तो ये 600 के बराबर होगा, तो प्रिंसिपल अगर निकालें तो प्रिंसिपल कितना आएगा 600 अपॉन 15%, 15% का मतलब 15 डिवाइड बाई 100 ऊपर चला जाएगा, तो 15 से कटेगा के बाद 15 चौका 60, तो यानी प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 4000, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक और देखिएगा, कह रहा था गिवन बार ग्राफ सो द प्रॉफिट मेड बाय कंपनी फ्रॉम ईयर 2001 से 2002, कहां से कहां तक चलेगा, 2001 से लेके, समझें देखो आपको हो सकता है ब्लैक एंड व्हाइट मिला हो, अभी यहां कलर्ड है, आप अच्छे से इसको यहां देख पा रहे हैं, पेपर में नहीं देख पा रहे होंगे, तो समझें मैंने पीछे भी समझाया है, इसमें जो पहला ईयर है देखो ये दे रखा है 2001 से 2002, ठीक है, 2002 से 2003, 2003 से 2004, 2004 से 2005, तो ये जो पहला डेटा है ये पहले को बताएगा, जो दूसरा डेटा है वो दूसरे को बताएगा, जो तीसरा डेटा है वो तीसरे को बताएगा, चौथा डेटा है चौथे को बताएगा, तो आपको कलर देखने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, तो भैया समझो जो जिस ऑर्डर में यहाँ लिखे होते हैं उसी ऑर्डर में ही ग्राफ होता है, तो अगर आप ना देख पा रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है किसी भी तरह का, तो आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, अलग अलग ईयर्स में, तो पूछा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ईयर, हमें उन ईयर्स का रेशियो बताना है बेटा, इन विच द कंपनी प्रॉफिट अबव, जो कंपनी का प्रॉफिट अबव है किससे, एवरेज प्रॉफिट से, एंड दोज इन विच ईयर द प्रॉफिट इज बिलो, देखिए समझें हमें उन ईयर्स का नंबर बताना है जहां पे एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा हुआ है और जहां एवरेज प्रॉफिट से कम हुआ है, मतलब जो भी प्रॉफिट का एवरेज होगा कौन कौन से ईयर्स में एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा हुआ है और कौन कौन से ईयर्स में एवरेज प्रॉफिट से कम हुआ है, तो हमें पहले इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, अगर आप एवरेज निकालें तो इन सबका सम करना होगा, सम करें तो कितना आएगा 600, 6 और 7 13, 13 और 5 होता है 13 और 5 18, 18 और 6 24, 24 और 6 31, 31 और 4 35, 35 और 35 और 6 41, 41 और 8 ये आएगा 4900। अब अगर हम देखें तो ये बनेगा 100, तो बनेगा ये 100 और 50 और 100 बन जाएगा ये 200, 200 बन गया जी, और अगर आप देखें आगे और तो 200 के बाद में ये बनेगा 300, 380 और बनेगा, तो 380 इसमें जोड़ेंगे तो बनेगा 5280, ये इन सबका सम है, और कितने साल हैं 2 2 4 6 8 साल हैं, तो इनका जो एवरेज आएगा वो एवरेज कितना बन जाएगा 8 छिक्का 48, 48 के बाद 8 छिक्का 48, ये होगा एवरेज प्रॉफिट। इससे कितने सालों में ज्यादा है कितने सालों में कम है, 660, एक तो यहां पे ज्यादा है, ठीक है,
660 से ज़्यादा, ओके, कितने नंबर ऑफ इन विच द कंपनी प्रॉफिट इज अबव एवरेज प्रॉफिट टू दोज इन विच प्रॉफिट इज बिलो। हमें ज़्यादा वाले और कम वाले देखने, तो यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ भी ज़्यादा है, ये भी 600 से ज़्यादा है 660 से, ये भी 660 से ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा वाली हैं, ज़्यादा वाले कितने हैं सर? 1 2 3 4, ज़्यादा वाले हैं 4 हैं। इनमें ये वाला इक्वल है। अब इसे किधर काउंट करेंगे, इसको अभी छोड़ देते हैं, ऑप्शन का कुछ हेल्प लेंगे। तो ज़्यादा वाले तो पता लग गए। अब कम वाले कौन कौन से हैं? एक तो ये है, एक हमारा ये हुआ, एक हमारा ये हुआ, 3 हो गया, ठीक है। तो 3, ये 3 ही है, तो 4:3 कहीं क्वेश्चन में दे रखा है, 4:3 ये वाला आंसर होगा, 4:3। अब समझो, इसको हमें कहीं भी काउंट नहीं करेंगे, इसको हमने कहीं काउंट नहीं करना है, क्योंकि हमें ज़्यादा वाले चाहिए और कम वाले चाहिए। तो ज़्यादा वाले थे एक तो ये वाला, एक ज़्यादा वाला था ये वाला, एक ज़्यादा वाला ये वाला था, और एक ज़्यादा वाला ये था। ये 4 ज़्यादा वाले हैं और कम वाले 1 2 और 3 हैं, बस ये वाला हमने छोड़ देना है। तो 4:3 ऑप्शन नंबर बी सही होगा बेटा, ठीक है। एक को नहीं काउंट किया जाए क्योंकि वो एकदम बराबर है, इक्वल नहीं पूछा क्वेश्चन में। कह रहा है थीफ स्टोल ए ज्वेलरी फ्रॉम द शॉप, 8:15 पर उसने ज्वेलरी को चुराया है और बाइक पे दौड़ना शुरू कर देता 60 की स्पीड से। समझे, 8:15 पे हमने चोरी की है और 60 की स्पीड से हम दौड़ रहे हैं। कह रहा है पुलिस वर इन्फॉर्म, 8:30 बजे पुलिस को बताया गया। कह रहा है इफ पुलिस वांट टू अरेस्ट, 9 बजे अरेस्ट करना चाहता है, सही है। तो इसका मतलब समझें, देखो जो चोर है वो 8:15 से दौड़ना शुरू करेगा और कितने बजे पकड़ना है? 9 बजे पकड़ा जाएगा जी, ठीक है। ये चोर के बारे में बताया है। जबकि हम बात कर रहे हैं पुलिस की, तो पुलिस को पता लगा 8:30 बजे, यानी कि पुलिस 8:30 से दौड़ना शुरू करेगी, सही है जी। 8:30 से दौड़ना शुरू करेगी और 9 बजे से पकड़ना है, यानी कि इसको जो दौड़ना है वो क्या है, कितने टाइम के लिए दौड़ना है? इसको दौड़ना है हमें 8:30 से दौड़ना शुरू किया, 9 बजे जाना है, ठीक है। इसे कितने बजे दौड़ना शुरू करना है? 8:15 पे दौड़ना शुरू करना है, ठीक है, और 9 बजे ऐसे पकड़ लेना है। दौड़ेंगे दोनों यहीं से। अब समझे, दोनों के लिए डिस्टेंस क्या है? सेम है। अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस सेम हो, तो इस बात का ये मतलब हो जाता है, अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? रेसिप्रोकल होते हैं। हमें क्वेश्चन में टाइम पता है, चोर को कितने समय के लिए दौड़ना पड़ा होगा? 45 मिनट के लिए चोर के लिए। और अगर हम पुलिस का देखेंगे, पुलिस का, तो पुलिस को दौड़ना पड़ेगा 30 मिनट। ये क्या है? टाइम का रेशियो है। तो टाइम को रिवर्स करेंगे, स्पीड आएगी। इसका कितना आएगा? 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। अगर आप यहाँ से स्पीड देखें तो स्पीड इसका कितना होगा? 2 यूनिट, और इसका कितना होगा? 3 यूनिट। हमें क्वेश्चन में स्पीड दे रखा है, किसका? चोर का स्पीड दे रखा है, कितना है? 60। अगर इसकी वैल्यू 60 है तो इसका मतलब 30 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको भी 30 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 90 की स्पीड से दौड़ना पड़ेगा पुलिस को। तो 90 की स्पीड, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। 90 की स्पीड रखी जाएगी बेटा, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है टेबल गिवन बिलो सो द नंबर ऑफ ऑफिसर वर्किंग इन 6 कंपनी, 6 अलग अलग कंपनियों में कितने कितने ऑफिसर काम कर रहे हैं ये बताया है। हमें रेशियो लेना है, किसका रेशियो लेना है? नंबर ऑफ ऑफिसर वर्किंग इन क्यू, क्यू में ऑफिसर कितने काम कर रहे हैं? 250, एंड नंबर ऑफ ऑफिसर वर्किंग इन आर, आर में कहते हैं 350। लो जी, इससे भी आसान क्वेश्चन कोई और नहीं हो सकता इस टॉपिक में। मतलब आज के पेपर में सारे क्वेश्चन आसान है, मैक्सिमम क्वेश्चन आसान है। 5:7, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका भी। नेक्स्ट देखेंगे, ये क्वेश्चन भी सीधा आसान है। देखो भैया, अगर किसी क्वेश्चन में ये दे रखा है x + 1/x बराबर हो k, आप ट्रिक याद कर लें, x² + 1/x²। अगर इसकी वैल्यू निकालना हो तो बेटा इसकी वैल्यू होती है k² - 2, ठीक है। एक और साथ में याद कर लें, क्या अगर लिखा हो माइनस में बराबर k है तो x² + 1/x², इसकी वैल्यू होती है k², माइनस वाले में प्लस का 2 करना होता है, माइनस वाले में प्लस और प्लस वाले में -2 करना होता है। अभी क्वेश्चन में प्लस वाला दिया है तो -2 करेंगे, इसका स्क्वायर करिएगा, k² - 2, ठीक है। k² यानी 3 का स्क्वायर - 2, तो 9 - 2 7। सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था, 1 सेकंड का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखें,
हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है, ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू दे रखी है। देखो ये भी सीधा फॉर्मूला है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी, इसका ये जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? ये होता है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 टाइम ए बी बी सी और सी ए, इसके बराबर होता है। हमें क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दे रखी है? हमें ये वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है सर? 9। 9 का स्क्वायर करेंगे भैया 81 आएगा। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, जबकि ये वाली वैल्यू भी दे रखी है, ये वाली 23। हमें ये वैल्यू निकालना है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 टाइम इसकी वैल्यू क्या है? 23। ये कितना आएगा? 46। 46 माइनस करेंगे, 81 में से 46 माइनस करें, कितना बचेगा? 5। 7 में से 35 आंसर होगा। 35 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी 35 आंसर रहेगा। यहाँ पे देखें लिखा है 10 4 अल्फा माइनस 50 इज इक्वल्स टू कॉट 50 माइनस अल्फा। बात को समझें इसको, देखिएगा यहाँ पे फिर से इंटरचेंज होगा। आप जैसे मैंने पीछे बताया था, साइन का कॉस में होता है तो 10 का किस में होता है? कॉट में, और कॉट का किस में होता है? 10 में। ठीक है जी, इंटरचेंज करेंगे आप। अगर आप ऐसे लिखा है tan थीटा है तो tan थीटा को लिख सकते हैं क्या? कॉट, तो थीटा की जगह क्या लिखा जाएगा? 90 माइनस थीटा। ऐसे ही अगर कॉट थीटा है तो कॉट थीटा को लिख सकते हैं आप क्या? tan, और थीटा की जगह क्या लिखा जाएगा बेटा? 90 माइनस थीटा। उम्मीद कर रहा हूँ आपने बात को समझा होगा। मैं tan को बदल देता हूँ कॉट में। अगर tan की जगह मैं कॉट लिखूंगा तो मेरे को थीटा है, ये थीटा की जगह क्या लिखना पड़ेगा? 90 माइनस, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 4 अल्फा, और माइनस करने से आ जाएगा प्लस बेटा। ठीक है, इक्वल्स टू कॉट 50 माइनस अल्फा। उम्मीद कर रहा हूँ आपने बात को समझा होगा। 90 में थीटा को माइनस किया है तो माइनस करेंगे तो ये माइनस होगा और अंदर वाला प्लस हो जाएगा। ये चेंज किया गया है। अब देखिए इधर भी कॉट है, इधर भी कॉट है, कॉट से कॉट हट गया तो ये वाला वैल्यू सीधा इसके बराबर हो जाएगा। ये वैल्यू आएगा कितना? ये दोनों जुड़ेंगे 140 माइनस 4 अल्फा इज इक्वल्स टू 50 माइनस अल्फा। देखिए इसको आप इधर लेके आएंगे, इसको आप इधर लाएंगे तो 4 अल्फा इधर जाकर प्लस होगा, 4 अल्फा में से अल्फा घटेगा तो बचेगा 3 अल्फा, ये इधर जाकर घटेगा तो 90 आएगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30। अल्फा की वैल्यू पूछा है, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30। 30 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ इसको भी समझ गए होंगे आप। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है एल और एम। देखिए ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। ज्योमेट्री की पहली क्लास में पढ़ाई थी, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। तो कह रहा है देन फाइंड द मेजर ऑफ ए और बी। अगर ये पैरेलल हैं तो भैया ये लाइन क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल हो जाएगी क्या? ट्रांसवर्सल में देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में सेम होंगे। ऐसे ही ये वाला एंगल, ठीक है, कौन सा वाला? मैं दोबारा दूसरे कलर से लिख देता हूं बेटा। कौन सा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में सेम होंगे। अगर 110 है तो ये भी कितने का होगा? 110 का होगा। अगर ये 110 है तो देखिए समझिएगा, ये लाइन, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो भैया समझो, पहले ये समझ लें कि ये लाइन, ये वाली लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं है, तो आप इन दोनों का इंटीरियर बनाने की कोशिश नहीं करना। ये दोनों इंटीरियर नहीं होंगे बेटा, मेरी बात को जानना है आप, क्योंकि ये वाली लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में 180 हो जाएंगे। वहाँ मैंने इंटीरियर एंगल भी पढ़ाए थे कि आप सोचो कि ये सर ये 110 है तो ये 70 आ जाएगा। 70 नहीं आ सकता है। 70 क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये जो लाइन है, कौन सी लाइन? ये वाली लाइन, और ये लाइन पैरेलल नहीं है। पैरेलल कौन सी है? ये वाली और ये वाली। तो ट्रांसवर्सल लाइन ये है, इस पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे। अगर समझिएगा ये कितना है? 110 है, तो अंदर 70 रह जाएगा क्या? ये वाला 70। अगर ये 70 है और ये 40 है तो ये जो एंगल आएगा इधर वाला, ये एक्सटीरियर एंगल होगा इस ट्राइंगल के लिए। कौन से ट्राइंगल के लिए? इस ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर होगा। इन दोनों का जोड़ कितना? 110। तो इसका जोड़ भी क्या आएगा? 110। उम्मीद कर रहा हूँ बात को समझे होंगे। हमें क्वेश्चन में कौन कौन से एंगल पूछ रहा है? हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है ए और बी। तो ए की वैल्यू तो ये निकल आई 70, और बी की वैल्यू क्या आई? 110। 70 और 110, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। बस ये ध्यान रखिएगा, ये वाला एंगल और ये वाला इधर वाला बी, ये वाले एंगल आपस में इक्वल आ गए हैं। इक्वल होना जरूरी नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं समझ रहे हैं बात को।
नेक्स्ट देखें, कह रहा रेडियस ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ सेंटर के साथ क्या है 6, सॉरी ये रेडियस दिया है, ये क्या है रेडियस है सर्कल की। कह रहा है सेंट्रल एंगल जो है वो 40 डिग्री है। तो पूछा क्या क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा सेक्टर क्या होता है पहले तो अभी जान लें। अगर मैं कहूं कि ये क्या है सेंटर है, सेंटर से ये वाला अगर दो रेडियसों को हम सरकमफ्रेंस से मिला दें तो ये क्या कहा जाता है, सेक्टर कहा जाता है। ठीक है, इसका हमें एरिया बताना है, इसका एरिया बताना है। देखिए पूरे का एरिया कितना होगा, पूरे का एरिया होगा सर पाई आर स्क्वायर, जो कितने डिग्री एंगल पे है 360 डिग्री एंगल पे। हमें केवल इतने एंगल पे चाहिए, इसको मैं थीटा एंगल कह ले रहा हूं, तो थीटा एंगल पे कितना होगा ये हमें निकालना है। यही होगा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे बनाया गया फॉर्मूला आप समझें। हमने जो पूरा एरिया है वो कितना है सर, पूरा एरिया है पूरा एरिया है पाई आर स्क्वायर, जो कि कितने एंगल पे 360 पे। तो हमने डिवाइड करके 1 डिग्री पर निकाल लिया। हमें थीटा डिग्री का चाहिए, केवल इतना एरिया चाहिए, तो इसके लिए हमने थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7, रेडियस दे रखा है 6 × 6, ये दे रखा है कितना 360, और हमें थीटा दे रखा है कितना 40। 40 से कटेगा कै बार, 4 9 36, 9 बार। 3 से कट कर दें, ये 2 बार कट होगा, ये भी कट होगा 2 बार। ठीक है, तो कितना बन जाएगा सर, ये बनेगा 88, या कह सकते हो ये पाई के फॉर्म में आंसर दे रखा है। तो कितना आएगा 2 दूनी 4 पाई, क्योंकि ये पूरा पाई है, 2 दूनी 4, 4 पाई। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 4 पाई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखें, बड़े आसान क्वेश्चन है आज के इसमें क्लास में। कह रहा है जो ए है वो किसी काम को 13 दिन में कर रहा है, जो बी है वो पूरे काम को 17 दिन में कर रहा है। एलसीएम लिया जाए तो कितना आएगा 13 × 17, ये वर्क होगा। 17 × 51, कैरी का 5, 17 और 5 होता है 22, इतना वर्क होगा। हमें वर्क पता लग गया। इस तरह से इसकी इफिशियंसी आएगी बेटा 17 और इसकी इफिशियंसी आएगी 13। कह रहा है दे बिगिन द वर्क एंड दे वर्क ऑल्टरनेटिवली। ध्यान रखना ऑल्टरनेट के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। कह रहा है 1 एट ए टाइम फॉर 1 डे, मतलब एक आदमी एक दिन काम कर रहा है, तब कह रहा है होल वर्क को करने में कितना दिन लगेगा। अगर एक आदमी एक दिन काम करेगा तो पहले करेगा ए, फिर करेगा बी, और यही बात फिर से रिपीट हो जाएगी। तो पहले दिन काम किया इसने, एक दिन काम किया इसने, तो कुल 2 दिन काम किया गया। ए ने काम किया फिर बी ने काम किया, तो ए ने जो काम किया होगा पहले दिन कितना किया होगा 17, फिर बी ने किया होगा 13, तो दोनों ने कितना किया, 2 दिन में काम हुआ कितना 30, 2 दिन में 30 काम हुआ। क्योंकि ऑल्टरनेट का मतलब ये होता है कि बेटा यही चीज ना, यही चीज फिर से रिपीट होगी, तो फिर से ए आएगा, फिर से बी आएगा, तो यही चीज रिपीट होगी। तो मैं बार बार नहीं करूंगा, हमें पता है 2 दिन में कितना काम हो रहा है 30, अगले 2 दिन में भी कितना काम होगा 30, तो इसी मल्टीपल से होगा, इसी मल्टीपल से होगा, यानी 30 के मल्टीपल में वर्क होता रहेगा। पूरा काम कितना है 221, 3 7 21, 7 से गुणा कर दे रहा हूं, तो हमें पता है 14 दिन में 7 से मल्टीप्लाई किया है, तो 14 दिन में कितना काम आ जाएगा 210। ठीक है, अभी काम बचा कितना है, अभी काम बचा 11 है। अब जब काम करने आएगा ए करने आएगा बेटा, ए करने आएगा। अगर ए से आपने एक दिन काम करवाया, ए से अगर आपने एक दिन काम कराया तो एक दिन में कितना काम कर देगा 17, एक दिन में 17 काम करेगा। हमें काम करना कितना है केवल, क्योंकि 210 काम हो चुका है, हमें 11 काम और करवाना है। तो 11 काम करने के लिए कितना समय लगेगा, ये वाला फॉर्मूला इसे आप यूज कर सकते हैं। हमें काम करवाना है 11, जो करवाना है उसकी इफिशियंसी क्या है, क्योंकि ए से करवाना है, ए की इफिशियंसी क्या है 17, तो टाइम आ जाएगा 11/17, 11/17। तो सही आंसर आएगा 14/11/17, 14/11/17, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, लिखा है निहित स्टार्ट ए बिजनेस विद 700 रुपए। कह रहा है निहित एक स्टूडेंट, कोई बच्चा है, कोई भी आदमी है, उसने 700 रुपए लगा के काम शुरू किया, और 5 महीने के बाद में एक अमित नाम का लड़का और एक पटेल नाम का लड़का ज्वाइन करते हैं, जिन्होंने कितना कितना पैसा लगाया, एक ने लगाया है 300, एक ने लगाया है 400। एट द एंड ऑफ ईयर, 1 साल के बाद में उन्हें जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना है 6 to 7, इतना प्रॉफिट हुआ है। अब समझिएगा, देखिए ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, हमें पता है इसमें कॉन्सेप्ट लगता है कैपिटल को टाइम से गुणा कर दे तो प्रॉफिट का रेशियो आता है, कैपिटल में टाइम से गुणा करेंगे तो प्रॉफिट का रेशियो आएगा। हमें कैपिटल दे रखा है, किसका है, पहले तो निहित है सर, उसके बाद में निहित के बाद कौन आया है जी अमित, और फिर कौन आया है पटेल, ये 3 लोग हैं। हमें इनका कैपिटल, अगर हम इनके कैपिटल की बात करेंगे तो इनका जो कैपिटल है, निहित का कैपिटल कितना था 700,
इसका कितना है 300 और इसका कितना है 400। देखिए ये 4 महीने के बाद आए तो टाइम जो रहेगा इसका तो पूरे 12 महीने रहेगा टाइम। ठीक है, ये आए 5 महीने के बाद, सॉरी 5 महीने के बाद आए हैं, तो 5 कुल होते हैं एक साल में 12 महीने। 12 में से ये 5 महीने नहीं था तो लास्ट के 7 महीने होगा, ये भी लास्ट के 7 महीने होगा। ठीक है, कैपिटल को टाइम से गुणा करेंगे तो प्रॉफिट का रेशियो निकल के आएगा बेटा। देखिए 00 से तो पहले 00 काट दो, दोनों ही गुणा करेंगे ये आएगा 28, इन दोनों ही गुणा करेंगे आएगा 21, इन दोनों ही गुणा करेंगे 12 सत्ते आएगा 84। अच्छा 3 से सब कट रहे हैं क्या? 3 से सब नहीं कट रहे हैं, यही इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा बेटा। इन सबको जोड़ देंगे कुल प्रॉफिट आ जाएगा, कितना आएगा 80 और 20 100 120, 8 4 12 133 यूनिट होगा। कुल प्रॉफिट आ गया 133 यूनिट, सबको जोड़ा गया है। क्वेश्चन दे रखा है कितना 627 रुपए। तो यहां से अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालें तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा 627 भाई इतना रुपए, इतना आएगा 1 यूनिट की वैल्यू। हमें क्वेश्चन में निकालना किसका है जी? हमें निकालना है किसका? पटेल का, यानी 28 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो 28 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 28 इंटू 627 डिवाइड बाई 133। 7 से कटेगा 19 सत्ते 133, 7 से कटेगा 4 बार, 19 से ये नंबर कटेगा 19 तिया 57, 19 तिया 57, 57 के बाद बचेगा कितना 3 2 5, 19 तिया 57, 33 चौक 132, 132 ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है देयर आर 2 सर्कल विच टच ईच अदर एक्सटर्नली, जो एक दूसरे को एक्सटर्नली कट कर रहे हैं। कह रहा है रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज इतना सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। कह रहा है बीसी एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ दिस 2 सर्कल। ठीक है, ओके, हमें बीसी की लंबाई निकालनी है। देखिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इसकी वैल्यू क्या होती है? इसका सीधा फॉर्मूला होता है बेटा डी स्क्वायर माइनस, अगर हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है तो R1 माइनस R2 माइनस R2 का स्क्वायर, ये सीधा फॉर्मूला है। जहां पे D क्या है बेटा? D क्या है? जो दोनों सर्कल हैं उनके सेंटरों के बीच की दूरी है। अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो बेटा इनके बीच की जो दूरी होगी ये D कहा जाएगा। अब क्वेश्चन में एक का रेडियस दे रखा है, एक का रेडियस दे रखा 17 और एक का दे रखा 7, तो D बराबर क्या आ जाएगा 24, यानी ये तो आएगा 24 का स्क्वायर माइनस, और R1 R2 क्या है? इनके रेडियस का डिफरेंस। R1 R2 क्या है? इनके रेडियस का डिफरेंस है, तो कितना आएगा 10 का स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा? ये आएगा 576 माइनस 100, डिफरेंस करेंगे तो इसका निकल के आएगा 476। ठीक है जी, अगर आप इसको 4 से कट कर दें, 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचेगा 3, 4 नम 36, तो 2 रूट, क्योंकि इससे 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 119, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखें, एक और लिखा है इन ट्राइंगल PRQ, एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल दिया है। ठीक है, ये कोई ट्राइंगल दिया है, बहुत बढ़िया है। कह रहा है AB इज ड्रॉन पैरेलल टू QR, AB QR के पैरेलल है। ये कोई लाइन है AB, ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है। पैरेलल होने का मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। सिमिलरिटी का क्वेश्चन बनेगा बेटा, ये ट्राइंगल, क्योंकि सिमिलरिटी पढ़ा रखी है, ये ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, और दो अगर ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो क्या होता है? सेम होता है, ये भी हमने पढ़ रखा है। तो हमें क्या दे रखा है? कह रहा है लेंथ ऑफ PQ, PQ की लंबाई दे रखी है, यानी ये कितना है 6। आगे दे रखा है QR यानी ये दे रखा है 8। ठीक है जी, आगे बता रखा है लेंथ ऑफ QA ये दे रखा है 3। अगर ये 3 है तो ये भी कितना आ जाएगा 3। उम्मीद कर रहा हूं समझे होंगे बात को। ठीक है, तो देखो समझो, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है? आपस में सेम। तो हमें पता है कि इस पूरी साइड जो होगी, जैसे 6 दे रखा है क्वेश्चन में,
तो इस साइड से पूरी साइड का रेशियो यानी कि पी क्यू अपॉन या पी ए लिख दो, पी ए अपॉन पी क्यू इक्वल होगा किसके, इसका ए बी अपॉन क्यू आर। ठीक है, बहुत सिंपल बात है, आप जान रहे होंगे इस बात को, आंसर तक समझ आ गया होगा आपको कि अगर ये हाफ है, ये वाली साइड पूरे का हाफ है, तो ये साइड इसका हाफ होगा, 4 आंसर आना चाहिए। ठीक है, हमें पी ए दे रखा है 3, ये दे रखा है 6, तो कैसा कितना रेशियो आया 1/2 का। ए बी हमें निकालना है, ये दे रखा है 8, तो इसका रेशियो क्या आएगा 1/2, 2 से कटेगा क्या बार 4 बार, तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको सिमिलरिटी आ गई है समझ, तो इसका मतलब तक इसका आंसर कई बार आ जाना चाहिए था। ये वाला क्वेश्चन है, देखें क्वेश्चन क्या लिखा है, द पाई चार्ट गिवन बिलो सो द नंबर ऑफ बॉयज इन 8 स्कूल। 8 अलग अलग स्कूल्स में हमें बॉयज का नंबर बताया, ध्यान रखना 8 अलग अलग स्कूल में बॉयज के बारे में बताया। द टोटल नंबर ऑफ बॉय, जो कुल बॉय हैं वो कितने हैं, 10,000 हैं। नंबर ऑफ बॉय इन पर्टिकुलर स्कूल इज शोन इन परसेंटेज। ठीक है, ये 10,000 स्टूडेंट है, 8 अलग अलग स्टूडेंट 8 अलग अलग स्कूलों में, तो 10,000 का 19% स्कूल ए में है, 29% स्कूल बी में है, 12% सी में है, 2% डी में है, 8% ई में है, ऐसा कुछ दे रखा है। हर एक स्कूल में कितने कितने परसेंट बॉयज हैं, बॉयज के बारे में बताया है। कुल बॉयज कितने हैं, 10,000 हैं। कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेंट्रल एंगल मेड बाय सेक्टर सी डी एफ सी येरा, डी येरा, एफ येरा। ठीक है, टू टोटल सेंट्रल एंगल मेड बाई ए जी एफ। देखिए समझिएगा, सेंट्रल एंगल का रेशियो निकालना है, तो भैया जो परसेंटेज का रेशियो होगा वही सेंट्रल एंगल का रेशियो होगा, क्योंकि जो आपका बनेगा, जो सेंट्रल एंगल बनेगा वो भी तो इसी परसेंटेज से बनेगा। तो हम परसेंटेज का रेशियो देख लेते हैं। यहां पे अगर हम परसेंटेज देखें सी का, डी का और एफ का, तो सी का ये रहा, डी का ये रहा, और एफ का ध्यान रखना ये लेना है। तो 12 और 2 14 और 6 20, ये आएगा 20%। ठीक है, इसी से बनना होगा क्या, एंगल। अब हमें देखना दूसरा किसका, ए का, जी का और एच का। ए ये रहा, जी ये रहा, एच ये रहा, तो कितना आएगा 19 और 10 29, 29 और 14, 29 और 4 होता है जी 33, 10 43 43। तो रेशियो कितना आएगा 20 रेशियो 43। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन ए। एकदम आसान क्वेश्चन था भैया, सेंट्रल एंगल पूछा, लेकिन सेंट्रल एंगल का रेशियो भी वही होगा। ठीक है, जो परसेंटेज का है, क्योंकि परसेंटेज से ही सेंट्रल एंगल बनेगा बेटा। कह रहा है k + 1/k की वैल्यू इतनी है, तो पावर 3 पूछा है। देखो थोड़ी देर पहले स्क्वायर में बताया था, क्यूब में भी आ गया, क्यूब वाला ही फॉर्मूला समझ लें। अगर क्वेश्चन में ये दे रखा है x + 1/x, अगर k के बराबर है तो x की पावर 3 + 1/x की पावर 3, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, k की पावर 3 माइनस का 3k। प्लस वाले में माइनस होगा, ऐसे ही अगर माइनस वाला हो, माइनस में लिखा हो, कैसे, x - 1/x, अगर k के बराबर है तो x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3, इसका फॉर्मूला होता है k की पावर 3 प्लस का 3k। तो माइनस वाले में प्लस बनेगा और प्लस वाले में माइनस बनेगा, तो प्लस वाला है। ठीक है, प्लस वाले में माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा k की पावर 3 माइनस 3k। k बराबर क्या है ये, तो इसकी पावर 3 करेंगे, तो इसका पावर, जब पावर 3 करेंगे तो इसकी पावर भी 3 होगी, इसकी पावर भी 3 होगी, तो बनेगा 8 × 5√5। ठीक है, 8 × 5 √5। और माइनस क्या करना है जी, माइनस हमें करना है 3k। 3k बराबर क्या है जी, 2√5। उम्मीद कर रहा हूं समझ गए होंगे बात को। तो ये कितना बन जाएगा, 8 × 5 = 40 √5 माइनस ये कितना आएगा 6√5, तो आंसर आएगा 34 √5। अंडर रूट में ऑप्शन आंसर होना चाहिए। k बराबर क्या है, >1 है। आठ 5 = 40 √5 माइनस 3k 6√5। आंसर बेटा सही आंसर यही होगा, सही आंसर यही होगा। अगर हम √5 की वैल्यू निकाल दें, देखिए √5 की जो वैल्यू होती है बेटा 2.2 होती है। अगर ये भी रख दें
ये भी अगर रख दें, हो सकता है अंडर रूट की वैल्यू रख रखी हो, तो 34 इंटू 2√2, 2.2, तो 34 दूनी आएगा 68 प्लस 34 दूनी 68, 6.8, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, यह आ जाएगा 74.8। 75 कुछ दे रखा है क्या? 76, ये सही होगा फिर 76। ठीक है, ये देखिए समझिए, इसमें अंडर रूट की वैल्यू रख रखी है क्योंकि हमने ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू रखी है बेटा, ये वैल्यू इससे बड़ी होती है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ये तो नहीं हो सकती, ये नहीं होगी। एक बार दोबारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 34 दूनी 68, ठीक है, 34 दूनी 68, 6.8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 74। 75 तो लगभग जा ही रहा है, उससे भी बड़ा होगा 75 से, इसलिए 76 आएगा नंबर। ठीक है, यही सही आंसर है। अब आगे कह रहा है 7 डिजिट का नंबर है ये कोई, और ये डिविजिबल है कितने से? 75 से। अगर ये 75 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये नंबर 25 से भी डिविजिबल होगा। और 25 से कोई नंबर कब डिविजिबल होता है? जब लास्ट के डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट या तो 25 हो या 50 हो या 75 हो या 00 हो, ये तभी नंबर डिविजिबल हो सकता है 75 से, जब लास्ट के 2 डिजिट ये आए। इसमें लास्ट में 2 डिजिट क्या लिखे हैं? 7 क्यू लिखा है, तो ये 75 के इक्विवेलेंट होगा। तो क्यू की वैल्यू तो पता लग गई, क्यू बराबर क्या होगा सर? 5। ठीक है, क्यू बराबर 5 आ गया। अब क्यू बराबर 5 तो यहाँ भी दे रखा है, 3 ऑप्शन में दिया है, हमें पी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो ये नंबर अगर 75 से डिविजिबल है तो 25 से भी होगा और 3 से भी होगा। और कोई नंबर 3 से डिविजिबल कब होता है? जब उसके सम ऑफ डिजिट 3 से कटे, सम ऑफ डिजिट 3 से कटे। तो क्यू बराबर तो 5 पता लग चुका है। देखिए 3 से ये नंबर कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, आएगा कितना? 8 7 15, 8 7 15, ये भी कट जाएगा, आएगा कितना? ये 7 और ये 5 है, 7 5 12, ये भी कट जाएगा। ठीक है, बचेगा P। तो P बराबर क्या हो सकता है? P बराबर भैया अगर आप 0 रख दोगे तब भी सही है, 3 रख दोगे तब भी सही है, अगर 6 रख दोगे तब भी सही है, और 9 रख दोगे तब भी सही है, ये आ सकती हैं। इन सब केसेस में नंबर 3 से कटेगा। तो आंसर P बराबर 0, P बराबर 0 3। अच्छा देखो, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये तो हट गया। P बराबर 2 नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी हट गया। अब अगर यहाँ देखें P बराबर 5 भी नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन हट गया। तो केवल ऑप्शन क्या बचा? सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा। ठीक है, कह रहा है 10A इंटू 10B प्लस, देखो इसको साइन कॉस हम बदलें, इसे लिख सकते हैं आप साइन A अपॉन कॉस A। इसे क्या लिख सकते हैं? साइन B अपॉन कॉस B प्लस कॉस X डिवाइडेड बाय कॉस A कॉस B इक्वल टू 1। ठीक है जी, अगर एलसीएम लेंगे, देखिए कॉस A कॉस B यहाँ भी है, कॉस A कॉस B यहाँ भी है, तो एलसीएम यही आ जाएगा। तो ऊपर क्या आएगा? साइन A साइन B प्लस कॉस X डिवाइडेड बाय कॉस A कॉस B, और ये 1 है तो इसके बराबर ये इधर चला जाएगा, क्रॉस गुणा कर दिया बेटा। ध्यान रखना, ये एलसीएम आता नीचे, यहाँ पे आता, क्रॉस गुणा कर दिया तो इधर चला गया। हमें x की वैल्यू निकालना, तो cos x को इधर रखते हैं, बाकी को ट्रांसफर करते हैं। तो cos x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? cos A cos B माइनस साइन A साइन B। देखिए cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ये फॉर्मूला है cos A प्लस B का। ये बेटा फॉर्मूला है किसका? cos A प्लस B का। तो बराबर किसके है? cos x के। तो cos से cos कट जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा? a प्लस बी। यही पूछा है, a प्लस बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखें, कह रहा है कॉस्ट ऑफ 20 बुक्स। 20 बुक का जो कॉस्ट है, कॉस्ट दिया 20 बुक का, ये इक्वल है किसके? सेलिंग प्राइस ऑफ 18 बुक। देखिए 20 बुक का कॉस्ट प्राइस निकालिएगा, 20 बुक का कॉस्ट प्राइस 20 CP इक्वल होगा किसके? 18 SP के। अगर मैं CP SP का रेशियो निकाल दूं, CP अपॉन SP, तो कितना आ जाएगा? 2 ने 18, 2 से कटेगा 10 बार। ये CP SP का रेशियो आएगा, इतने में खरीदा इतने में बेचा, तो इसका मतलब हमें होगा प्रॉफिट बेटा, हमें प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा? 1 रुपये का। कॉस्ट प्राइस में 9 रुपये पर निकालेंगे इंटू 100, तो 11 ओवर 1/9%, इतना प्रॉफिट होगा, 11 ओवर 1/9%।
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, कह रहा है क्यूबॉइड है, एक क्या है, क्यूबॉइड है बेटा। क्यूबॉइड की हमें साइड दे रखी है ये और ये, लेंथ विड्थ और हाइट दिया है। इसे मेल्ट करके आपको एक क्यूब बनाना है। देखिए जब भी आप एक फिगर को मेल्ट करके दूसरी फिगर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऐसे केस में दोनों फिगर का वॉल्यूम सेम रहता है बेटा, वॉल्यूम। तो हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, a इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू, मैं मान लेता हूं इसका जो साइड है वो क्या है, k है, वो k के बराबर होगा। क्यूब की साइड मानिए बेटा k, ठीक है। तो हमें a दे रखा है कितना, 12 है, ये दे रखा है कितना 18, ये दे रखा है कितना 27, ये किसके बराबर है, k की पावर 3 के। अगर आप क्यूब रूट लेंगे तो यहां से तो आ जाएगा बेटा 3, क्यूब रूट ले रहे हैं आप, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं क्या 9 गुणा 2, और इसे क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 3। तो समझेंगे आप, क्या समझेंगे आप, ये समझेंगे देखो ये वाला 4 इसके साथ बन के क्या बन जाएगा 2 की पावर 3, ये वाला 3 इसके साथ कंबाइन होकर क्या बनेगा 3 की पावर 3, और ये 3 की पावर 3 पहले से है बराबर k की पावर 3 के। तो k बराबर क्या आ जाएगा, k बराबर आएगा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 3 9 दूनी 18, k बराबर 18, यानी कि साइड पता लग गई क्यूब की कितनी होगी 18, सही है। पूछ कर रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड टू क्यूब। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, क्यूबॉइड में कुल 6 साइड होती हैं, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है 2 टाइम्स LB BH और HL डिवाइडेड बाय 6, हमने k माना साइड को, k स्क्वायर, क्यूब का साइड क्या है k स्क्वायर, ठीक है। अगर हम सरफेस एरिया निकालना बेटा तो ऊपर इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी पहले, फिर इन दोनों की होगी और फिर इन दोनों की होगी। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 18 दूनी 36, 2 टाइम्स कैरी का 3, 18 और 3 21, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 18 7 126, कैरी का 12 और 18 दूनी 36 और 12 48, प्लस 27 दूनी 54, कैरी का 5 और 27 और 5 32 डिवाइडेड बाय 6, के की वैल्यू क्या है 18, 18 का स्क्वायर, ये बनेगा सरफेस एरिया का, ठीक है जी। इससे कटेगा क्या बार 3 बार, ऊपर कितना आ जाएगा जोड़ 4 और 6 10, 10 6 16, कैरी का 1, 3 और 8 11 है, 11 और 1 12 है, कैरी का 1, 4 और 4 8, 8 और 2 10 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 18 इंटू 18। तो भैया 3 से ये नंबर कटेगा क्या बार, 3 3 9, 3 चौक 12 है, 3 दूनी 6, 6 से कटेगा क्या, हाँ बिल्कुल कटेगा, 6 3 18, 6 5 30, 6 7 42, 3 से कटेगा क्या बार 19 बार, 19 3 57, 19 रेशियो 18, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है डीलर ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 45%, ठीक है, ही फर्दर 20-25% का डिस्काउंट और दे रहा है। तो कह रहा है व्हाट डज कस्टमर पे, कह रहा है कस्टमर कितना पे करेगा जबकि उसका कॉस्ट इतना है इन कैश टू गेट बोथ डिस्काउंट। समझें, 2 डिस्काउंट दिए तो सक्सेसिव डिस्काउंट तरह काम करेंगे। तो इस डिस्काउंट को अगर देखेंगे तो 5 नेम 45, 5 से 20 बार, ये आएगा फ्रैक्शन, इसका सक्सेसिव लगा रहा हूँ बेटा, 20 रुपये के सामान पर 9 का डिस्काउंट 11 रह जाएगा। आगे 25% डिस्काउंट है, 1/4, 4 रुपये पे 1 का डिस्काउंट 3 रह जाएगा, यानी कि अगर मार्केट प्राइस 80 होगा तो 3 डिस्काउंट के बाद कितना देना पड़ेगा उसे 33। हमें इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में कितना 2800, ठीक है। काट दीजिए 20 से, 20 चौक 80, 20 से कटेगा 20 से कम 20, 20 चौक 80, इतनी बार 4 से और कट कर दें, 4 दूनी 8, 4 3 12 है, 4 5 20, ये निकालना तो 35 से गुणा किया जाएगा। तो 35 तिया होता है बेटा 105, 35 तिया 105, कैरी का 10, 35 तिया 105 और 10 115, 1155, 1155 ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, कह रहा है HCF दिया है
HCF इन इनका क्या है, XY है, तो कह रहा है एलसीएम क्या होगा। देखिए समझिएगा, अगर हमें HCF निकालना है इन नंबर का, क्या है, XY स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई और क्या है जी, x की पावर 3 y की पावर 4। ठीक है, ये नंबर दिए हैं। अगर हम इनका HCF निकालें, HCF होता है बेटा हाईएस्ट कॉमन, तो x में अगर देखें तो x की पावर 1 से लेकर x की पावर 3 तक है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जो मैक्सिमम कॉमन ले सकते हो वो क्या ले सकते हो, x। अगर y में देखें 2 पावर भी है, 1 पावर भी है और 4 पावर भी है, तो हाईएस्ट कॉमन क्या ले सकते हो, y। ये इसका HCF हो गया। अगर आप एलसीएम निकालोगे बेटा, एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम में HCF तो एक बार लिखा जाता है, यानी ये तो लिखा ही जाएगा। अब अगर आपने x भी ले लिया, y भी ले लिया, तो बचा क्या यहाँ पे, y बच गया, तो वो वाला y लिखना पड़ेगा। तो यहां से ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने y यहां से ले चुके हैं। अब बचेगा क्या, y की पावर यहां, लेकिन एक x बचेगा, एक x आ गया, तो अभी हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन कर चुके हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर खत्म, वाई स्क्वायर खत्म। तो यहाँ पे क्या बच गया, अब अगर हमने एक्स स्क्वायर ले लिया तो एक x बच गया और y का पावर बचेगा 2, ये बचेगा। बात समझे, मैं दोबारा समझाता हूँ कि कैसे निकाला जाता है एलसीएम। देखिए जो HCF है वो तो लिखा ही जाएगा, XY तो लिखा ही जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखें, अगर आपने x भी ले चुके हैं और y भी ले चुके हैं, x और y ले चुके हैं, तो यहाँ पे एक y बचा है ना, तो अब आप कितना ले चुके हैं, एक्स वाई स्क्वायर ले चुके। ठीक है, और यहाँ पे x की पावर 2 है, तो अभी एक ही x आया है, तो आपको जो एक x बचा है वो लेना पड़ेगा। अब आपने क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर हो चुका है, वाई स्क्वायर हो चुका है, तो एक्स स्क्वायर भी आ चुका है, वाई स्क्वायर भी आ चुका है। यहाँ x की पावर 3 है, तो एक x बच गया, वो लिखना पड़ेगा। y की पावर 2 आपके पास है, यहाँ पे 4 पावर है, तो इसका मतलब y की पावर कितनी बचेंगी, 2 और बचेंगी। तो इसका मतलब फाइनल जो रिजल्ट आएगा, जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें x के बार आएगा 1 2 और 3, तो x की आएगी पावर 3, y की पावर कितनी आएगी, y की पावर 2 तो यहाँ है, ठीक है, और 2 यहाँ है, तो y की पावर आएगी 4। ये फाइनल आंसर होगा, x की पावर 3 y की पावर 4, y की पावर 4 एक तो यहाँ पे है, लेकिन ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ये वाला आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग ग्राफ, जो फॉलोइंग ग्राफ शो द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल। अलग अलग स्टूडेंट के रिजल्ट दे रखे हैं। फिर से देखिए, ऊपर हमें दिया है पास, तो इसका मतलब पास वाला पहला होगा, नीचे दिया है फेल, तो सेकंड वाला क्या होगा, फेल। तो ये पास के बारे में, ये फेल के बारे में, ये पास ये फेल, ये पास ये फेल, ये पास ये फेल, ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट इज द व्हाट, सर लिखा है इन विच ईयर, सर कौन सा ईयर है जब डिफरेंस क्या होगा, स्टूडेंट पास और फेल मैक्सिमम, फेल पास का डिफरेंस मैक्सिमम हो। तो यहाँ पे 50 का डिफरेंस है, यहाँ पे 100 का डिफरेंस है, यहाँ पे 250 का डिफरेंस है, यहाँ पे 150 का, यहाँ पे 200 का, तो 250 का डिफरेंस सबसे ज़्यादा यहाँ है। तो ईयर कौन सा है, 93 94, 94 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। इससे आसान क्वेश्चन भी नहीं हो सकता। वैसे कई सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान थे। उम्मीद कर रहा हूँ आपने समझ लिया होगा आज का टेस्ट, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं आ रही होगी। ओके जी, धन्यवाद। चलें भाई, आज का जो सॉल्यूशन है इस पे फोकस करते हैं। देखते हैं क्या कह रहा है भाई अपना पहला प्रश्न। विच ट्रैवलर हैज डिस्क्राइब द पोस्टल सिस्टम इन हिज बुक ड्यूरिंग द सुल्तान पीरियड। सुल्तान के समय किस इतिहासकार ने अपनी किताब के अंदर भारत में पोस्टल व्यवस्था का जिक्र किया था। तो इसका सही आंसर बन जाएगा बेटा आपका कौन सा, इब्न बतूता। कौन है भाई इसके, इब्न बतूता। इन विच ईयर द ऑल इंडिया किसान कांग्रेस वॉज एस्टैब्लिश। किस वर्ष ऑल इंडिया किसान कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न आपका ये है, तो इसका सही उत्तर है बेटा 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। बाय हुम वॉज ऑल इंडिया हरिजन संघ वॉज फाउंड। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर अ बॉर्डर विद 3 कंट्रीज। इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो अपनी सीमा 3 देशों के साथ साझा करता है। तो इसका सही आंसर बेटा आपका सिक्किम वह राज्य है जो अपनी सीमा 3 राज्यों से साझा करता है। बॉम्डिला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। जो बॉम्डिला पास है ये किस राज्य के अंदर है। तो बॉम्डिला पास बेटा आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। कौन से राज्य में है, आपके अरुणाचल प्रदेश में है। 5 प्रश्न, 5 प्रश्न आपके सीधे स्टैटिक से उठे हुए हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। रीगा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। रीगा जो है वो किस देश की राजधानी है। तो रीगा की बात करें, रीगा किस देश की राजधानी है, तो बेटा रीगा आपकी लताविया जो देश है उसकी राजधानी कौन सी है, आपकी रीगा है। उसके बाद इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लिस्ट ऑफ नेम ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटरीज हैव बीन मेंशन। भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंदर राज्य और उनकी सीमाओं का जिक्र है, तो बेटा वो पहला शेड्यूल है, इट इज द फर्स्ट शेड्यूल। तो आपका आंसर है आंसर नंबर सी फर्स्ट। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एजुकेशन वाज ट्रांसफर टू कॉन्करेंट लिस्ट। जो शिक्षा है वो सामवर्ती सूची में किस अधिनियम या किस कानून के तहत पास की गई बेटा, तो 42nd अमेंडमेंट 1976 का जो अधिनियम था उसके चलते हुए शिक्षा को ट्रांसफर कर दिया गया था कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल टू इंडियन। कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीयों को दिया जाता है, तो अनुच्छेद नंबर जो बेटा 15 है ये केवल भारतीयों के लिए है। तो 15, 16, 19, ठीक है, 29 और 30 ये ऐसे अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीयों के लिए हैं, बाकी सारे आपके मौलिक अधिकार के जो अनुच्छेद हैं वो सबके लिए अवेलेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ इंडिया इज नॉट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। कौन सा इसमें से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है, तो इसका सही आंसर बन जाता है विंध्या की पहाड़ियां जो हैं ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। दीपोर बील बेटा किस राज्य में है, सिंपल है, दीपोर बील जो है रामसर साइट असम राज्य में है। विद विच रूलर इज द रुमनदेई पिलर रिलेटेड। रुमनदेई का जो पिलर है, स्तंभ है, वो किससे जुड़ा हुआ है बेटा, तो पिलर के लिए प्रसिद्ध है आपके अशोक। ग्रैंड कैनियन किस देश के अंदर है, तो ग्रैंड कैनियंस की बात करें कोलोराडो रिवर में कोलोराडो नदी बनाती है, तो ग्रैंड कैनियन जो है वो आपका यूएसए के अंदर है, इट इज इन द यूएसए। तो सही आंसर है आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हेल्प मेक आर्टिफिशियल रेन। ठीक है भाई, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए इनमें से किस तत्व का इस्तेमाल होता है बेटा, तो सही आंसर है आपका सिल्वर आयोडाइड, वो वस्तु है जिसका प्रयोग करके हम कृत्रिम वर्षा कराते हैं। ठीक है जी, अगला प्रश्न नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 15 सिंपल है बेटा, वन लाइनर क्वेश्चन है। विच इज द डीपेस्ट पार्ट इन इंडिया। अच्छा, डीपेस्ट पोर्ट बेटा, भारत का सबसे गहरा जो वो है पोर्ट है, बंदरगाह है, वो कौन सा है बेटा, तो विशाखापट्टनम आपका सही उत्तर है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे गहरा पोर्ट है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डज नॉट पासेस थ्रू विच कंट्री। ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती, अर्जेंटीना, उराग्वे, ब्राजील या चिली। तो चिली वह देश है बेटा जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं गुजरता। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री माउंट किलिमंजारो इज लोकेटेड। तो अफ्रीका का सबसे बड़ा माउंटेन है किलिमंजारो जो कि तंजानिया देश के अंदर लोकेटेड हो रहा है। ठीक है भाई, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है बेटा, वो है आपका अनाईमुड़ी पीक। अमरकंटक मध्य प्रदेश, महेंद्रगिरी आपका उड़ीसा और जो गुरु शिखर है आपका राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 19 विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड विद द इंटरस्टेट काउंसिल। अंतरराज्य परिषद से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है बेटा, तो अनुच्छेद नंबर 263 है। व्हेन was the first finance commission was constituted। किस वर्ष पहली वित्त आयोग की स्थापना की गई थी बेटा, तो सही आंसर आपका 1950। तो होपफुली आपने 20 में से आउट ऑफ 20 नंबर्स आए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर बहुत इजी है, डायरेक्टली स्टैटिक से पूछा गया है। तो आप ऐसे प्रश्नों के लिए भी तैयार रहें आपके एग्जाम के लिए। ठीक है जी, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र सिंह भाटिया तैयारी करो मैं आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ। इस वीकली टेस्ट के मैं आंसर की आपके पास लेके आया हूँ, तो हम डिस्कस करते हैं आज के आंसर की में। ठीक है, फिलहाल तो मैं सिर्फ आंसर ही आपको उसमें बताऊंगा, उसके बाद फिर जो भी आपको इसमें डाउट वगैरह रहेगा हम क्लास में देखते जाएंगे उसको। तो हम पहला क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस में लाना है, तो पैसिव वॉइस में जनरली क्या होता है, शुड के साथ बी लगता है। वन शुड कीप वन प्रॉमिस, तो प्रॉमिस शुड बी केप्ट, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए, तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। जितने भी मॉडल्स होते हैं शुड, वुड, कैन, कुड, पैसिव में उनके साथ बी लगाना पड़ता है, और बी किसमें लगा है, शुड के साथ लगा हुआ है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए। सेकंड है इट वाज एन हॉरिबल डे एट द ऑफिस। ठीक है, जिसके नीचे अंडरलाइन लगा है वो आपको बताना है कहाँ पर गलती हुई है, तो हॉरिबल के आगे एन नहीं लगता ए लगता है, तो फर्स्ट आंसर आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर ए है, सेकंड का आंसर भी ए हो जाएगा। थर्ड का क्वेश्चन है ए बैलून कॉन्टेस्ट व्हेन एयर इज ब्लोन। इसमें आपको एंटोनिम्स बताना है, उसका उल्टा बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सपेंड, फैलाना। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब होता है खाली, खाली का उल्टा होता है भरा हुआ। वैकेंट का मतलब होता है भरा हुआ। ठीक है, आपको क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका
एम्प्टी, सॉरी वैकेंट का मतलब भी खाली होता है, सिनोनिम्स बताना है। एम्प्टी का मतलब खाली, वैकेंट का मतलब भी खाली होता है। बस वैकेंट उसके लिए यूज़ करते हैं, कोई कमरा खाली या कोई पोस्ट खाली तो वैकेंट वर्ड को हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मतलब खाली ही होता है। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है, सिमिलर वर्ड बताना है। आपका क्वेश्चन है आपका सेवरिंग, तो आपके पास जो ऑप्शन है वो देखते हैं हम लोग, सिकली, ड्रिंचिंग, फ्लक्चुएटिंग। सही आंसर क्या होगा आपका? फ्लक्चुएटिंग होगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका आंसर हो जाएगा 5 का आंसर फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कलेक्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। टू बी बैंकरप्ट, इसका मतलब होता है गो बैंकरप्ट, मतलब दिवालिया हो जाना, ठीक है। टू बी बैंकरप्ट नहीं होता, एक्चुअल में होता है गो बैंकरप्ट। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इन द गिवन सेंटेंस वन वर्ड में हैव इनकरेक्टली स्पेल्ड, एक स्पेलिंग ऐसी है जो गलत है, ठीक है। स्पेलिंग वही गलत होती है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। आपका ऑप्शन दिया है मैन ओवर, सेकंड ऑप्शन दिया मैन ओवर, सेकंड मैनूवर, तीसरा आपका दिया है द स्टाफ मेंबर। सॉरी, इसमें आपको एरर बताना है, द स्टाफ मेंबर्स वी आर अटेम्प्टिंग। इस क्वेश्चन में ना कोई गलती नहीं है, सही आंसर हो जाएगा डी। आपका आंसर हो जाएगा नो एरर, ठीक है। फाइंड द एरर में ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, उस गलती को हमको ढूंढना पड़ता है। इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी, 7th का आंसर। अगला जो क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द करेक्ट एक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ही वुडन अलमीरा हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय द टेरमिनिस्ट, ठीक है। इसमें आपको जो सही आपको क्रम में जमाना है इसको। करेक्ट एक्शन फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, आपके पास जो ऑप्शन है आपका, द टर्मिनेट्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड, पहला ऑप्शन है आपका। देखो सबसे पहले तो ये आपका पैसिव वॉइस है, कैसे मालूम चला? बाय लगा है, तो बाय लगा तो पैसिव वॉइस है, इसको एक्टिव वॉइस में लाना है। तो एक्टिव वॉइस में जब लाना होता है बीन को हटा देते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, एक मिनट यार, हाँ चलिए, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये आपका पैसिव वॉइस है, क्योंकि क्वेश्चन में लगा है बाय, तो क्वेश्चन में हैज बीन लगा है, तो आंसर हैज या हैव में से ही आएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। क्वेश्चन में हैज लगा है तो आंसर हैज हैव में से ही आता है, पैसिव वॉइस में ऐसा ही होता है, जो हेल्पिंग वर्ब है वही हेल्पिंग वर्ब आंसर आता है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, डाउन द ट्यूब। इसका आंसर होगा फेलिंग कंप्लीटली, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। एक इडियम्स है डाउन द ट्यूब, मतलब होता है फेलिंग कंप्लीटली। रीअरेंज द पेयर्स ऑफ द सेंटेंस, सही ऑर्डर में जमाना है, कौन सा पहला हो रहा है कौन सा बाद में हो रहा है, इसको सही क्रम में जमा के देख लेना। सबसे पहले आपका क्यू वाला आएगा, तो क्यू वाले कितने ऑप्शन है? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट फर्स्ट आंसर हो जाएगा आपका 10 का आंसर हो जाएगा ए। अगला जो क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, उसको देखते हैं हम लोग। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट। एक्सट्रीमली एंग्री मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा, करेक्ट आंसर हो जाएगा फूरियस, दिस इज योर करेक्ट आंसर। उसका देखते हैं हम आगे का क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। डायरेक्ट फॉर्म में यूज करना है। रोहन आस्क्ड मी इफ रोहित स्टिल क्राइड। देखो ये पास्ट है ना, तो इसका आंसर प्रेजेंट आएगा, ठीक है। नरेशन में हमेशा क्या होता है? प्रेजेंट का पास्ट बनता है, पास्ट का प्रेजेंट बनता है, तो ये पास्ट है तो आंसर प्रेजेंट आएगा। अब सबसे पहले आज का सेड बन जाएगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, क्योंकि यही आपका प्रेजेंट है, ये आपका प्रेजेंट है, लेकिन आज का सेड बन जाता है, ठीक है। नरेशन में होता है एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच होता है। किसी ने टॉपिक पूरा पढ़ा होगा तो समझ गया होगा इसका आंसर, सही आंसर सी है। अब इसमें 14th वाले में आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है, जो स्पेलिंग गलत है, तो चारों में अगर गलत देखा जाए तो आपका है मिलेनियम, दिस स्पेलिंग इज रॉन्ग, दिस इज नॉट करेक्ट स्पेलिंग। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रूव्ड ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स आपको बताना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको पूरे टाइटल को पढ़ना पड़ेगा। इसको जरा ध्यान से हमको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। बिना पूरा पढ़े तो इसको कभी भी बना नहीं पाओगे, तो जरा आपको केयरफुली एक बार रीड कर लीजिएगा। मैं फिलहाल इसके आंसर बता देता हूँ। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है, अब्दुल कलाम हाउस लोकेटेड मॉस्को स्ट्रीट वाज विद इन द रीच ऑफ द फेमस टेंपल और हमेशा इट वाज जस्ट। इसका आंसर होगा ए स्टोन थ्रोन्स अवे, ये पहला आंसर होगा आपका। ये था क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 16, सेंटेंस पैराग्राफ बताना है, इसको सही क्रम में जमाना है। तो सबसे पहले आपका आएगा ऑन माई वे, मैं अपने अंकल से मिला, ऑन माई वे टू स्कूल आई मीट माई अंकल, अंकल से मिला, ठीक है। वो मुझे देख के बहुत ही खुश हुए, ही वॉज वेरी प्लीज, तो ए के बाद सी आना चाहिए। ए के बाद सी कहाँ पर है? ये आपका सही आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर सी है। सर द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है, पार्ट, ठीक है। पार्ट का उल्टा हो जाएगा होल, पार्ट मतलब भाग में करना, होल मतलब पूरा कंप्लीट। द स्कूटर डेटा
आई एम यूजिंग दीज डेज, इसकी जगह यहाँ पर आर होना चाहिए था, तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। करेक्ट एरर जो है वो डी है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टू कीप पोस्टपोन डूइंग अ टास्क लेटर बिकॉज यू आर लेजी। लेजी मतलब टाल मटोल करना, उसको लेजी बोलते हैं। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब भी टाल मटोल करना ही होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन में 21। हाँ, क्वेश्चन नंबर आता है 21। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट लोकेट कलेक्टिंग वर्ड फॉर टू द फिल इन द ब्लैंक। देयर इज डैश ट्रैफिक एवरी मॉर्निंग। हैवी ट्रैफिक होता है, बहुत बड़ा ट्रैफिक होता है, बिग तो होगा नहीं, लेंथी होगा नहीं, आंसर होगा हैवी। ठीक है, अब इस पैसेज को पढ़ना है। डिफॉरेस्टेशन, वाइल्ड फायर्स एंड पॉल्यूशन कॉज एनिमल्स। आपको हर डैश का एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो अगर आपका पहले डैश का ऑप्शन देखेंगे तो पहले का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 2। 21 में सही आंसर 2 आ जाएगा। 21 में 22 में एनिमल्स में भी डैश, एनिमल्स क्या होता है, इफेक्ट होते हैं इससे, तो सही आंसर सेकंड का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, सेकंड में आंसर डी आ जाएगा। मोस्ट इंडिविजुअल्स आर डैश, ज़्यादातर लोग क्या होते हैं इससे। ठीक है, अगर आप मोस्ट इंडिविजुअल्स की बात करोगे, थोड़ा सा ऊपर चल के देखते हैं हम लोग। ठीक है, मोस्ट इंडिविजुअल्स इससे क्या होता है, अवेयर होते हैं, तो थर्ड का आंसर आपका अवेयर हो जाएगा। 23 का आंसर अवेयर, ये आपका डी अफेक्टेड हो जाएगा। 24 का आंसर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 4। आगे पढ़ के देख लीजिए। एनिमल डेथ इज आल्सो लॉस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ वाइल्ड फायर, द मेन कॉज। ठीक है, फोर्थ में आपका आ जाएगा हैबिटेट, और लास्ट में आ जाएगा एंडेंजर्ड। तो ये आपका आंसर था। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन। अगले वीडियो में देखते हैं हम। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट पेपर का आंसर की था। आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा, फिर जो भी डाउट है डिस्कस है वो हम बाद में क्लास वगैरह में करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल मैंने जितना पढ़ाया, जितना पढ़ाने वाला हूँ, उसमें टॉपिक कवर होंगे। कुछ टॉपिक आपके नरेशन के क्वेश्चन थे, इसमें 1-2 नरेशन टॉपिक मैंने आपको भी पढ़ाया नहीं है, आगे आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीक कोई नए टेस्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।